एम सबसे पहले एमसीएन के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हरियाली और खुशहाली के तीसरे एपिसोड में हमारे साथ आज के मेहमान हैं। गांव रिब्बा से युवा बागवान हैं मंजीत नेगी। तो आज हम जानेंगे मंजीत नेगी से बागवानी की तरफ इनका रुझान कैसे हुआ और बागवानी में क्या-क्या मुश्किलें आई और कैसे अपने बागवानी को वो बढ़ा रहे हैं। मंजीत नेगी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। जी मैडम जी, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो सभी एमसीएन किन्नौर के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और शुक्रगुजार करता हूँ रंजना जी का कि आपने हमारे को इस लायक समझा कि हम इस मंच पे आके अपना जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा जो तजुर्बा हमने जो अभी तक गेन किया हुआ है, वो इस पे साझा करें। तो मेरा नाम मंजीत सिंह नेगी है, मैं गांव रिब्बा का। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप हाँ जी। थोड़ा पहले हाँ बताएं जी। कि मतलब इतने एजुकेशन बाहर रहने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद बागवानी में आपका रुझान कैसे हुआ? कैसे बागवानी की तरफ आप आए और मतलब किस तरह से अपने बागवानी को आप आगे बढ़ा रहे हैं? मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा वगैरह जो भी थी वो सारे बाहर हुई है। मतलब ऑल इंडिया में फादर सर्विस करते थे, जिसकी वजह से उनके साथ रहना पड़ा। बाकी कुछ कारणों की वजह से, पारिवारिक कारणों की वजह से फिर घर में अब कोई और देखने वाले हैं नहीं है, घर बार। तो इस वजह से मुझे वापस अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद घर पे आना पड़ा। और घर का जो मुख्य व्यवसाय जो हमारा कृषि जो है, जो हमारा बागवानी है, वो देखने के लिए फिर मैं अपने पिताजी के साथ में उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठा। और धीरे धीरे पिताजी को अपना बागवानी करते देख के, उनके साथ लग के, फिर अपना जो नए नए तरीके हैं, जो कमी पेशियां जो होती हैं, वो उसको हम अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे बागवानी में पढ़ाई के साथ-साथ अनुभव का शायद काफ़ी योगदान रहा है, अनुभव की बहुत ज़रूरत है। तो पढ़ाई भी इसमें हाँ जी। बागवानी में ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, पर अनुभव तो आपको कंटिन्यू बागवानी करते-करते ही आया होगा या बड़ों से आपने अपने पिताजी से सीखा होगा। तो शुरू-शुरू में जब जो बच्चे बाहर पढ़े हैं या जिनको जो मतलब शुरू से बागवानी से जुड़े नहीं हैं, जब बाद में बागवानी की तरफ जुड़ जाते हैं, तो शुरू में शायद काफ़ी दिक्कतें आती होगी। तो किस तरह से आप मतलब मैनेज करते थे? कैसे अपना मतलब आज के युवाओं को कैसे किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि बागवानी की तरफ भी अपना थोड़ा-सा रुझान रखें? क्योंकि हमारा जो किन्नौर है, एप्पल के लिए बेस्ट क्लाइमेट है। तो किस तरह से आप धीरे-धीरे मतलब कैसे किस तरह से आपने अपना कैसे मैनेज किया, कैसे टाइम निकाला, थोड़ा बताएँगे आप बागवानी की तरफ? मेन तो ये है कि बागवानी जो है हमारे किन्नौर का सन 1980 के बाद से अ, मुख्य आय का स्रोत हो गया हुआ था। उससे पहले इतना नहीं होता था। तो अब ये है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है सेब उत्पादन के लिए। जितने भी जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ का क्लाइमेट है। तो शुरुआत में जैसे प्लांट्स जो लगाए गए थे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने जो लगाए हुए हैं, तो रॉयल बोल के कुछ भी आ गया होता था। जैसे बगीचे में जब लगा दिया, बोला रॉयल है। और हाँ जब पौधे बड़े हो रहे हैं तो उनमें देख रहे हैं कुछ रेड आ रहे हैं, कुछ लोकल आ रहे हैं। मतलब हर तरह के पौधे आ रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो वैरायटियां खराब थी, जो गलत आ गए थे, उनको कट करके उन पे टॉप ग्राफ्ट करके उनकी जो वैरायटीज हैं उनको चेंज किया गया हुआ है। अब जैसे मेरी अपनी बात है, मैं 2009 में घर वापस आया हूँ।
अपने पिताजी के साथ बागवानी देख रहा हूँ। तो हमारे को मेन दिक्कत होती थी कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो एरिया के हिसाब से, जो बगीचे का साइज है उसके हिसाब से बहुत कम होता था। तो अब शुरू में काफी परेशानी होती थी कि हो ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफी हमने जैसे जानकार लोगों से जान नॉलेज लेने की कोशिश की, उनसे उन्होंने बताया कि जैसे मेन प्रॉब्लम होती है कि पॉलिनेटर्स की कमी है। तो हमारे जैसे पहले टाइम में गोल्डन है, जो हमारे लोकल सेब होते थे वो काफी होते थे, और जो जो कैश क्रॉप जो है, जो जैसे रेड वेराइटीज हैं, जैसे रेड डिलीशियस है, फिर रॉयल है और रिच रेड वगैरह हैं, ये कम होती थी। ज्यादातर हमारे जैसे लोकल सेब हैं, गोल्डन है, और भी जो पहले के होते थे वो ज्यादा होते थे। तो जिसकी वजह से अब ये हुआ कि हमने उनको धीरे धीरे से बदल के लाल के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो जो है कैश क्रॉप है। तो हमने शुरुआत में गलती ये की कि हमने जैसे गोल्डन है, जितने भी पॉलिनेटर्स थे जिनके मार्केट में रेट अच्छे नहीं मिलते थे, हमने उनको रिप्लेस कर दिया रेड से। जैसे रॉयल हो गया है, रेड डिलीशियस हो गया हुआ है, फिर रिच रेड हो गए हुए इनसे। तो धीरे धीरे ये हालत हो गई कि बगीचे में पॉलिनेटर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से आपके बगीचे में जो कैश क्रॉप की जो वैरायटी है, जैसे रॉयल है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के बावजूद भी प्रोडक्शन घट गई। वो इसी वजह से कि जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमने ये देखा कि पैसे तो रॉयल से ज्यादा मिलते हैं, तो लोगों ने रॉयल को ज्यादा फैलाना शुरू कर दिया, और जो आपके पॉलिनेटर्स वैरायटीज हैं उनको घटा दिया था। तो ये चीजें हमने 2009 के बाद देखी। तो साथ में शार्बो फार्म में वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, जो वहाँ के जो अ, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने हमारे को कुछ पॉलिनेटर्स के वैरायटीज के बारे में बताया, जैसे गेल गाला है। फिर उसके बाद हमारे को ये चैलेंजर है, इनके बारे में बताया। तो हमने उन दौरान में उनकी स्टिक्स वगैरह जो हैं, जुलाई अगस्त में उनको बड ग्राफ्टिंग की हुई है, जैसे चश्मा लगाना जो बोलते हैं हम। तो हाँ जी, हाँ जी। वो लगाने की वजह से हमारे जैसे नेक्स्ट ईयर में जैसे कुछ चश्मे जो हैं, जैसे जुलाई में लगाए हैं, तो सितंबर अक्टूबर तक अच्छी ग्रोथ आ जाती है और उनमें बीमे बन जाते हैं, खासकर गेल गाला जो वैरायटीज हैं। तो हाँ उनकी जी, वजह से जैसे हमारे रेड हैं और रिच रेड और रॉयल, जहां जहां पे पहले सेटिंग की प्रॉब्लम होती थी, वो सेटिंग की प्रॉब्लम तकरीबन काफी हद तक सॉल्व हो गई है। तो वो चीज हमने देख के अब धीरे धीरे बगीचों में जहां जहां पॉलिनेटर्स की कमी है वो फैलाना शुरू कर दिया हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम यही थी कि हमारे जैसे बड़ों से, या हमारे को जो मिसगाइड हुआ था कि भाई आप जो रेड है, जो आपकी कैश क्रॉप है, जो मेन आपको जो जो आपको जो इनकम देती है, जैसे रॉयल वगैरह है, ये ज्यादा हाँ लगाना जी, चाहिए। ओनली वही लगाने से नहीं होता है, पॉलिनेटर भी बहुत जरूरी है इस काम के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी लगता है ऐसे होगा। पर कुछ बागवान भाई हमारे जैसे फ्लावरिंग के सीजन में बीज भी लाते हैं, तो क्या बीज भी काफी इम्प्रूव करता है पॉलिनेशन में? आपने भी बीज एक्सपीरियंस तो, किया है क्या? हाँ जी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये भी मेरे ख्याल से 2009-10 के बाद से हमने बीज लाना शुरू किया हुआ है था। शायद उससे पहले हमारी लोकल मक्खियां होती थी, जो एपिस सिराना बोल के हैं। एपिस हाँ सिराना जो जी, हमारी काली मक्खियां होती हैं। एपिस मेलिफेरा जो है इटालियन मक्खियां हैं, जो आजकल आप ज्यादातर देखेंगे कि ये जो मधुमक्खियां जो लाते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे किन्नौर में भी हैं काफी अच्छे मधुमक्खी जो सप्लाई करने वाले हैं। उनके साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है कि आप जैसे आपकी जैसे पिंक बर्ड आ गई है, हाँ, पिंक बर्ड आते आते तक में आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे हफ्ते के अंदर मधुमक्खियां प्रोवाइड कर दें। लेकिन ये है कि आप बिना मधुमक्खी के परागण जो है वो संभव नहीं है। परागण ज्यादातर जहाँ होता है हवा से होती है। बाकी और मक्खियां होती हैं, जैसे बम्बल बी बोलते हैं, और भी कई टाइप का, रंगल भी है जो हमारे जो जिसको वास्प बोलते हैं, जो हॉर्नेट है। ये जो हाँ चीजें जी, हैं ये भी परागण करती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो परागण है वो मधुमक्खियां करती हैं। अब मधुमक्खियों में भी दो वैरायटी हैं, जो एक हमारी लोकल है, जो काली मक्खी है, जिसको हम एपिस सिराना बोलते हैं। ये ज्यादा
वायबल है। ये जैसे ठंडा हो, जैसे बारिश हो रही हो, तब भी थोड़ी बहुत निकल जाती हैं, ये काफी हद तक पॉलिनेट कर देती हैं। जबकि जो यूरोपियन मक्खी हैं, जैसे एपिस मेलिफेरा बोलते हैं शायद से, हाँ एपिस मेलिफेरा, ये जो है ये थोड़ा बारिश के टाइम में ज्यादा बाहर निकलती नहीं है, लेकिन इनका रेंज ज्यादा है। ये मतलब काफी दूर तक जाती हैं और साइज में भी थोड़ी बड़ी होती हैं, जो हमारी काली मक्खियों से है। तो मधुमक्खियों को अलग पॉलिनेशन के लिए आपकी पॉलिनेटर वेराइटीज के पास अगर रखेंगे, तो उससे आपका पॉलिनेशन का स्कोप बढ़ जाता है, और आगे के लिए फ्यूचर के बीमे वगैरह भी अ, अ, उसको सपोर्ट मिलता है। कि जैसे देखा गया है कि अगर आपकी पॉलिनेशन अच्छी हो गई है, तो फ्रूट सेट हो गया है, तो नए बीमे भी ऑटोमेटिकली साथ साथ में बनते रहते हैं। स्प्रे करने से ये हनी बीज को शायद लॉस तो बहुत होता होगा, क्योंकि पहले काफी जंगलों में भी छत्ते नजर आते थे, तो अब वो जंगलों में तो बहुत ही कम नजर आते हैं। तो इस वजह से हम और पॉलिनेटर्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या सरसों अल्टरनेट वो है, सरसों उगाने से पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं, सरसों उगाना तो एक ऐसा है कि जब तक आपकी एप्पल की सेटिंग जैसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब तक मधुमक्खियों को खुराक चाहिए है। जैसे मधुमक्खियों का मेन खुराक जो है पोलन होता है, जो पराग बोलते हैं हम, जो पराग होता है वो, और जो नेक्टर है, जो फूलों का रस होता है, वो होता है। अब जब तक सेब के फ्लावर्स क्या बोलते हैं, जब तक सेब में फ्लावरिंग नहीं होती है, तब तक के लिए सरसों एक अच्छा अल्टरनेट है। लेकिन अगर आप ओनली सेब सरसों को ही अगर आप जोड़ दें, और साथ में आपके सेब की फ्लावरिंग भी हो रही है, तो मधुमक्खियां प्रेफर करती हैं ये ज्यादातर सरसों को। तो ऐसे टाइम में जब आपकी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो रही है या पिंक बर्ड आ गया है, तब आप सरसों काट लें, अगर आपने ओनली मधुमक्खियों के खुराक के तौर पे रखा है तो। बाकी रहा इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का, वो हमेशा घातक रही है मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग कई बार डरमेट स्प्रे करते हैं, तो वो जो है वो मधुमक्खियों के लिए बहुत घातक रहती हैं। बाकी जहां तक मुझे आइडिया है, जैसे थ्रिप्स के लिए हम जो स्प्रे करते हैं, वो शायद मधुमक्खियों के लिए इतनी घातक नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप स्प्रे करते हैं, तो कोशिश करें कि मधुमक्खियों को बंद करके रखें। जैसे कि जो आपके मधुमक्खियों के जो बॉक्स होते हैं, बीहाइव बोलते हैं, बीहाइव बॉक्सेस होती हैं, उनका मुंह बंद कर दें, ताकि जैसे आज आप स्प्रे कर रहे हैं, तो स्प्रे खत्म होने के बाद अगले दिन आप खोल देंगे, तो मधुमक्खियों पे उसका असर नहीं रहेगा। सॉइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर न्यू देखा गया है कि एक बार ही गोबर डालते हैं, मतलब साल में या तो सर्दियों से पहले डाल देते हैं बागवान भाई, या फिर ये आजकल डाल देते हैं। तो क्या वो सफिशिएंट लगता है कि मतलब एक टाइम दे दिया, ये सफिशिएंट लगता है कि हमें इसका थोड़ा सा मेथड हमें चेंज करना है? खाद के बारे में मैं इतने अच्छे से तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल तजुर्बे तजुर्बे ही कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे हम लोग भी जब लगाते थे, हम लोग भी खाद, जैसे हमारे जब लेबर वापस जा रही होती है नेपाल, खासकर दिवाली दशहरे के दशहरे के दौरान, दशहरे दिवाली के दौरान, तो उन दौरान में उनसे तौलिए बनवा के खाद डलवा के हम लोग फारिग हो जाते थे। लेकिन उससे ये रहता था कि ज्यादातर जो हमारे जो खाद खाद में जो गोबर के अंदर जो हमारे जो पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हैं, ये सारी की सारी लीच कर जाती हैं। लीच मतलब कि जमीन में जज्ब होके नीचे चली जाती हैं, मतलब आपके जो जड़ों के लेवल है उससे भी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रयोग नहीं हो पाता है, वो ज्यादातर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए इनका सही लगाने का टाइम तो अब बोलते हैं कि जैसे अब मार्च, जब ये बर्ड स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे खाद का एप्लीकेशन ठीक रहता है, क्योंकि उस टाइम पे पौधे अपटेक करना शुरू कर देते हैं, रस चलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपटेक करते हैं। तो इसमें मैं भी फिलहाल तजुर्बे ही कर रहा हूँ इसके बारे में, इससे ज्यादा मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है।
ठीक है, एक अभी हमारे दर्शक हैं लक्की जिस्टा, वो पूछ रहे हैं बगीचे में ज्यादा फूल होने के बावजूद भी फ्लावर का सेटिंग ना होने का क्या वजह है? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जो अच्छी वैरायटीज हैं जो हमारे को कैश देती हैं, जैसे रॉयल हो गया हुआ है, रेड हो गया है, रिच रेड वगैरह हैं, ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो होते थे, इनके ऊपर हमने जोर दिया है। और इस चक्कर में हमने जो हमारे लोकल और पॉलिनेटर वैरायटीज थी उनको हमने काफी हद तक घटा दिया है, मतलब तकरीबन खत्म ही कर दिया है। जिसकी वजह से ये होता था कि परागण के लिए मधुमक्खियां उन्हीं वैरायटीज के ऊपर जाती थी। और ये जो जितनी भी हमारे जो कैश क्रॉप हैं, जैसे रॉयल है, ये सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटर नहीं है, ये सेल्फ स्टेराइल है। मतलब ये अपने आप को परागण नहीं कर पाते, इनको क्रॉस पॉलिनेशन चाहिए होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेड गोल्डन हो गया, जैसे गोल्डन हो गए, जो हमारे ट्रेडिशनल जो होते थे, और हमारे जो लोकल हैं, फिर मंचूरियन बोलते हैं, हमारे जो जितने भी लोकल सेब के वैरायटीज हैं, उनकी फ्लावरिंग इनके साथ अगर मैच करती है तो मधुमक्खियां पराग को एक वैरायटी से दूसरी वैरायटीज में पहुंचा सकती हैं, और जिसकी वजह से सेटिंग अच्छी होती है। और पहले हमारे जो ट्रेडिशनल जो बगीचे थे पहले, उसमें कई तरह के फल भी होते थे, कई तरह के बेमी है, बादाम है, चूली है, तो उनका फ्लावरिंग सीजन भी अलग अलग होता था। तो शायद अ, फिर मधुमक्खियां भी, चाहे वो वाइल्ड है चाहे वो मतलब डोमेस्टिकेटेड है, तो डिफरेंट मतलब फ्लावर्स होने की वजह से, अवेलेबल होने की वजह से वो शायद ज्यादा आती भी होगी, है ना? हाँ, ये बात तो है कि हर पौधे का फ्लावरिंग टाइम अलग है। और मधुमक्खियां जैसे ही मौसम थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके साथ साथ में कई टाइप की वनस्पतियां जो हैं वो फूल फूलने लगती हैं। तो जिसकी वजह से मधुमक्खियों को अपना गुजारे लायक जैसे पराग और जो नेक्टर है वो उनको अवेलेबल हो जाता है। एक अभी एक क्वेश्चन आया है, ओशो बाबा लिख रहे हैं, अवर फार्मर क्विकली मूव टू अर्ली वेराइटी प्रोडक्शन बट दे आर नॉट प्रॉपर मैनेज इट। तो ये क्या सही लग रहा है आपको कि हमारे जो फार्मर्स हैं अर्ली वैरायटी की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं, कभी इधर से इकट्ठा कर रहे हैं, कभी उधर से ला रहे हैं? मतलब बगीचा उनको, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो बगीचा इतना मतलब मिक्स कर दिया, इतने थोड़े थोड़े कई तरह के वैरायटीज मतलब इकट्ठा किया है कि मतलब क्या वो प्रॉपर मैनेज हो पा रहा है आपके हिसाब से? अब मैनेज हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से है। कई लोग हैं जो कि जैसे लॉट्स बना पा रहे हैं, जैसे जब मार्केट में ले जाने लायक लॉट्स बना पा रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आती है कि अगर आप लॉट्स नहीं बना पा रहे हैं, अब आप मान लीजिए आपने कुछ एक वेराइटीज ली ली हैं, और आपका ढंग का तरीके से आपका लॉट नहीं बना है, तो मार्केट में आपका वो वैरायटी चाहे जितना अच्छा हो, फिर वो उस हिसाब से बिकेगा नहीं। तो बाकी वैरायटीज जो हैं अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लोग लगा रहे हैं, वो उनकी समझ है, उसके लिए कोई ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये है कि जो भी वैरायटीज हैं मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट में अच्छी जा रही हैं तो उस पर स्विच करना ठीक है, लेकिन बार बार स्विच करते रहेंगे तो उससे आप उस पर्टिकुलर वैरायटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे आपने कोई एक वैरायटी लगाई है, तो उसको उसका एक जो ऑप्टिमम टाइम है कि भाई इसने 15-20 साल जो है इस पौधे ने रहना है, तो 15-20 साल उसको उसको मतलब हार्वेस्ट कीजिए। अब ये नहीं कि अब आपने इस साल पौधा लगा दिया है, 2 साल बाद लगा कि भाई यार ये कुछ जम नहीं रहा है। तो इसके लिए पहले मार्केट देखना बहुत जरूरी है। वैसे हजारों वैरायटीज हैं मार्केट में, कौन सी बेस्ट है, आपके एरिया के हिसाब से कौन सी बेस्ट है, वो जानना बहुत जरूरी है। हम भी इस चीज के बिल्कुल। बारे में ज्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं, हम भी मतलब बड़ों जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले रहे होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कोई जागरूक किसान है, बाकी मार्केट का देख के पता चल ही जाता है। अभी त्रिलोक ने की पूछ रहे हैं, पिछले कल मिट्टी वाली बारिश हुई तो इसका सेब सेटिंग में क्या कोई असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल ऐसी एक वारदात पहले भी हुई है, जब 2017 की 16 में
ऐसी धूल मिट्टी वाली जो बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कई एरियाज में मतलब सेटिंग पे बुरा असर पड़ा था। कई जगह पे फूल मुरझा गए थे। तो इसके बारे में कोई पक्का कहा नहीं जा सकता, ये तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। नेगी बसंत पूछ रहे हैं, सर लो हाइट वाले क्षेत्र में कौन सा एप्पल के पौधे लगाने चाहिए और उसके लिए मिट्टी किस तरह होनी चाहिए? हाइट इन्होंने लिखा नहीं है, पर अब लिखा है कि लो हाइट। अब लो हाइट में तो अब ऐसा है कि वैरायटीज बहुत आ गई हैं। अब जैसे जेरोमाइन हो गया है, स्कारलेट है, फिर उसके बाद ये सुपर चीफ है। ये कलरिंग स्ट्रेन्स हैं। इनमें कलर्स की प्रॉब्लम नहीं रहती है जब भी आप ये लगा रहे हैं। जैसे मेरी अपनी हाइट 7,000 फुट है। तो 7,000 फुट पे मैं खुद लगा रहा हूँ जेरोमाइन, रेड बॉलॉक्स और स्कारलेट और किंग रॉट लगाया हुआ है मैंने। मतलब जो नई वेराइटीज हैं। बाकी ज्यादातर मेरा जो जो मेन जो क्रॉप जो मेन प्लांटेशन है वो ज्यादातर रॉयल पे है, रॉयल। तो लो हाइट के लिए तो जैसे जेरोमाइन, रेड बॉलॉक्स हो गया है, फिर उसके बाद सुपर चीफ वगैरह हैं, ये ठीक है। ये सुपर चीफ जैसे ज्यादा हाइट के लिए ठीक नहीं माना जाता है। बाकी रही मिट्टी, मिट्टी जो जैसे हमारी, जैसे क्या बोलेंगे, बलुआ टाइप की, जैसे रेतीली टाइप की जो मिट्टी होती है जिसमें पानी ज्यादा ठहरता नहीं है, वो अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको इरिगेशन रेगुलर चाहिए, पानी आपको रेगुलर चाहिए। जैसे हमारे रिभर में फिलहाल पानी की तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो इरिगेशन से काम चल पड़ता है। कई एरियाज ऐसे हैं जो टोटली बारिश के ऊपर निर्भर हैं। तो वो उस हिसाब से मतलब प्लांटेशन प्लांट्स उस टाइप के लगा सकते हैं। खासकर जैसे अगर आप रूट स्टॉक्स लगा रहे हैं, उनको पानी की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप सीडलिंग पे लगा रहे हैं तो वो काफी हद तक ड्राउट झेल लेते हैं। जैसे जैसे रिब्बा की हम बात करते हैं, तो रिब्बा में जनरली जो इरिगेशन करते हैं फ्लडिंग इरिगेशन, तो उससे फर्टाइल लेयर तो मतलब बह रहा होगा, चला जाता होगा फर्टाइल लेयर तो बह के। तो इससे बहुत लॉस तो होता होगा, क्योंकि पानी भी खूब ले जाते हैं। तो इससे क्या ग्रोथ पे फर्क पड़ता है? लगता है आपने ऐसे महसूस किया कि उन प्लांट्स में ज्यादा अच्छा ग्रोथ आ रहा है जहाँ पे स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं या पाइप से दे रहे हैं, या फिर उनमें ज्यादा अच्छा आ रहा है जिनको हम जैसे कूल से ले जा रहे हैं, कूल से दे रहे हैं ग्रोथ कूल में? से ले जाने वाले में भी, जैसे जैसे हम कूल से अगर पानी ले जाते हैं, जैसे हमारे रिवर में हम लोग ज्यादातर फ्लड इरिगेशन करते हैं। तो फ्लड इरिगेशन में दिक्कत वहां आती है जहाँ पे आपने तौलिए बनाए हुए हैं स्लोप पे। तो वहां पे ऑलरेडी आपने मिट्टी को डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। तो फ्लड इरिगेशन में जो आपकी मिट्टी डिस्टर्ब हुई है, वो उसका कटाव हो जाएगा, मतलब जो सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो उसकी वजह से जैसे आपने उसके ऊपर गोबर भी अगर लगाया हुआ है, वो भी बह जाता है। तो ऐसे में जैसे मेरा अपना एक छोटा एक पैच है, उसमें मैंने ट्राई किया था। मैंने तो क्या, मेरे पिताजी ने ट्राई किया हुआ है कि वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता था हमारे से, क्योंकि वो ऐसी जगह पे कि पानी पहुंचने का स्कोप नहीं था। तो उसको इस वजह से निग्लेक्ट ही छोड़ा हुआ था, तो उसमें तौलिया भी नहीं किया हुआ था। लेकिन उसमें ना वूली एफिड की प्रॉब्लम हुई है, ना कभी उसमें ड्राउट का स्ट्रेस रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर आप 2-3 दिन, अगर 1-2 हफ्ते अगर आप पानी नहीं लगाते हैं, तो पौधों में, पत्तियों में थोड़ा मुरझाना आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं दिखी। तो उससे ऐसा लगता है कि जो अगर आप तौलिए, जैसे सॉइल को अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो वहां से नीचे जो क्या बोलते हैं, सॉइल के अंदर का जो फ्लोरा है, जैसे कि जैसे माइक्रोराइजा वगैरह है, जो माइक्रोब्स हैं, वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो उसकी वजह से जड़ों के बाहर जैसे माइक्रोराइजा एक पतली फिल्म बनाती है। तो वो ड्राउट में भी जैसे आपने बेशक पानी नहीं लगाया हो, लेकिन वो मॉइस्चर को काफी देर तक रिटेन करती है। तो उससे पौधे जो है ड्राउट के स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। जैसे अगर आपने तौलिया बना दिया हुआ है, और तौलिया बनाने के बाद अगर बारिश नहीं हुई, तो कई बार पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमने तौलिया नहीं किए हुए हैं,
वहां पे पौधे जो ड्राउट का स्ट्रेस है, मतलब सूखे का जो स्ट्रेस होता है वो झेल लेते हैं। आजकल मार्केट में कुछ इस तरह के सॉल्यूशन भी हैं जो सॉइल में मॉइस्चर को बनाए रखती है। तो क्या इस तरह के सॉल्यूशन, जैसे एमवे का भी है एक प्रोडक्ट, शायद अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है। क्या इस तरह के प्रोडक्ट आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि क्या ऐसे हो सकता है कि सॉइल के मॉइस्चर को बना के रखें? सॉइल के मॉइस्चर को बना के रखने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स की तो जानकारी मुझे है नहीं है। बेशक मैंने एक बार पहले कहीं सुना था कि जैसे जेल होते थे, जेल टाइप की छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते थे, वो जैसे पानी जब पानी के कांटेक्ट में आके वो स्वेल कर जाती थी, मतलब फूल जाती थी, तो उससे पानी जो जमीन के अंदर की नमी है वो काफी देर तक बनी रहती थी। ये तो सुना है, लेकिन फिलहाल मेरा इसमें कोई तजुर्बा नहीं है। अभी और एक सवाल पूछ रहे हैं दर्शक। सर, मैं कुमारसन के बड़ा गांव क्षेत्र के लो बेल्ट में रहता हूँ, वहां पर पानी की काफी किल्लत हो रही है, तो वहां किस टाइप के पौधे मुझे लगाने चाहिए? अ, जैसे हमने भी जैसे जानकारों से जो जानकारी हमारे को जो मिली है उसके मुताबिक तो वो लोग बोलते हैं कि जैसे MM111 है, वो थोड़ा ड्राउट रेजिस्टेंट है, कि वो थोड़ी बहुत जैसे खुश्की बर्दाश्त कर लेता है, जैसे आपके सूखा जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। तो ऐसे रूट स्टॉक्स के ऊपर अगर आप पौधे लगा सकते हैं तो वो शायद काम कर जाए। आजकल ग्राफ्टिंग की जा सकती है क्या? पुनीत नेगी पूछ रहे हैं, हाँ। आजकल ग्राफ्टिंग का बेस्ट टाइम है क्या? हाँ, हाँ जी, आजकल ग्राफ्टिंग हो रही है, काफी लोग कर भी रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके जो जो ग्राफ्ट्स हैं, जो आपने जो ग्राफ्ट करने हैं वो अच्छे से ठंडे में दबा के रखे हुए हों। और वैसे ये टाइम है, जब तक अ, जैसे ये मार्च मार्च का महीना ग्राफ्टिंग के लिए ठीक रहता है, जैसे लो हाइट में। बाकी हाइट में हम लोग अप्रैल अप्रैल में भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने अपने बगीचे में, जैसे मैं देखती रहती हूँ, कई तरह के अखरोट में भी ग्राफ्टिंग किया है, कई दूसरे उनमें भी दूसरे पौधों पे भी किया है। तो जनरली होता क्या है कि अखरोट में बहुत मतलब बहुत बार करने पे भी अखरोट बहुत मुश्किल से उसको मतलब वो कर पाता है, बहुत सक्सेस रेट बहुत कम है अखरोट का। तो क्या रीजन है, बेस्ट टाइम क्या हो सकता है अखरोट का, ग्राफ्टिंग का अखरोट के लिए? हाँ, हाँ, ये अखरोट का ग्राफ्टिंग ऐसा है कि सबसे बेस्ट टाइम तो इसका ये है कि जब जैसे आपके बगीचे में जैसे बादाम, बेमी, या ये जो प्लांट्स हैं, इनकी जब बड स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वो एक आपको इंडिकेटर है कि भाई अब रस चलना स्टार्ट हो गया हुआ है, अब सर्दियां खत्म हो रही हैं। तो ये जो टाइम है, बादाम जब फूलने स्टार्ट हो रहा होता है, उस एरिया में आप अखरोट पे कलम कर सकते हैं। अब अखरोट पे जो कलम करने का तरीका है वो ऐसा है कि जैसे बाग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कि आप अखरोट को कमर या कंधे लेवल से काट दें। जैसे उसके लिए भी कम से कम, जो मैं मेरी अपनी प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मेरे जो 1 इंच से मोटे जो डाया के जो पौधे हैं, उन्हीं पे मैं काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि उससे छोटे वाले पे मुझसे सक्सेस हुआ नहीं है। और उससे मोटे पे ओनली बाग ग्राफ्टिंग जो है वो मुझसे सक्सेसफुल रही है। और उसमें ये फायदा रहा है कि जितना मोटा आपका अखरोट का पौधा जिस पे आपने कलम करना है, उस पे आप नंबर ऑफ जो कलम है वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने अकेला एक कलम लगाया है, अगर वो फेल हो गया तो आप आपका वो पौधा 1 साल पीछे हो गया है। अगर आप उसमें ज्यादा कलम लगा सकते हैं बाग ग्राफ्ट में, 2, 3 या 4, अगर उनमें से एक भी अगर सरवाइव कर गया तो आप वो मतलब जो अखरोट है वो पौधा, अ, उसको 1 साल मतलब पीछे जाने से वो रुक जाता है, और वो उसमें स्कोप बढ़ जाता है, मतलब उसकी ग्राफ्ट को सक्सेस होने का। तो करते हैं हम लोग ओनली बाग ग्राफ्ट ही करते हैं, और उसमें फायदा ये रहता है कि
वो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है उनके। अ, एक भी सवाल है, रूट बोरर का क्या इलाज है? रूट बोरर के बारे में। अच्छा, रूट बोरर के लिए तो हाँ, ज्यादातर तो यही है कि आप लगने के बाद तो जैसे ड्रेंचिंग होती है, जो ड्रेंचिंग बोलते हैं, जो ड्रेंचिंग करने के लिए बोलते हैं, वो एक है तरीका। बाकी रूट बोरर को जमीन के अंदर घुसने नहीं देने के लिए सबसे बेस्ट मुझे तो ये लगा लाइट ट्रैप्स। जैसे जो लाइट ट्रैप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि खासकर जैसे बरसातों के टाइम पे जब आप लाइट ऑन करते हैं तो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह जो है लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जैसे मक्खियां मारने के लिए जो लाइट ट्रैप्स होते थे, जिसमें क्या बोलते हैं कि स्पार्क कर जाते हैं, वो जैसे करंट लग के फट जाते हैं, वो भी अगर आप लगा सकते हैं, वो भी काम करता है। आप रात को लगा के रखिए, तो जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी उनके जो एडल्ट्स होते हैं, जो जैसे रूट बोरर है, आपका स्टेम बोरर है, इवन जो घास, जब घास के टाइम में अप्रैल मई में, अप्रैल मई जून में, जैसे घास में कई बार काले काले जो रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, आपने कई बार नोट किया होगा, ये चीजें काफी हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे आजकल का टाइम है, बारिशें हो रही हैं, कीड़े वगैरह जो हैं जगह जगह पे जाके जैसे तनों में, जमीन में अंडे दे रहे हैं। तो इनको अंडे देने के टाइम पे ही लाइट ट्रैप लगा के इनको काबू किया जा सकता है। बाकी जब लग गए हैं उसके बाद इनको फिर जो केमिकल ट्रीटमेंट है, जैसे ड्रेंचिंग जो कराते हैं हम केमिकल्स से, जो पेस्टिसाइड्स की ड्रेंचिंग होती है, वही एक जब लगने के बाद के लिए ड्रेंचिंग ही एक ऑप्शन है। अ, अभी ये मेरे दिमाग में एक सवाल भी आ रहा है। क्या सभी को, जैसे आजकल देखते हैं कि मतलब सारे जो दूसरे हमारे जो फ्रूट्स थे उसके पौधे बहुत गिने चुने रह गए, क्या लो बेल्ट पे जहाँ पे एप्पल का, जैसे जो लो हाइट है जिसको हम बोलते हैं कि जैसे हमारे भी जैसे रिब्बा में भी जो नीचे लो बेल्ट में, सिर्फ एप्पल पे ही वो फोकस करना चाहिए, या एप्पल के अलावा जो दूसरे अगर फ्रूट्स कैश क्रॉप आ सकते हैं उस पे भी काम करना चाहिए, उस पे भी क्या हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं? जैसे अनार अनार है लो हाइट के लिए, या फिर आजकल कई तरह के जैसे पलम है, या फिर उसमें अनार पलम अंजीर, इससे भी हम मतलब अच्छे दाम ले सकते हैं। आपको क्या लग रहा है? ड्राई फ्रूट्स के मामले में काफी स्कोप है, जैसे खुमानी हो गए हुए हैं, इवन जापानी फल जो है वो भी एज अ ड्राई फ्रूट अच्छा बिक सकता है, क्योंकि उस जब उसको जब सुखाते हैं, जैसे अब हमने भी इस साल तजुर्बा किया था। एक यूट्यूब पे एक चैनल होता है माउंटेन फेरी का, उनका एक बार हमने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप जापानी फल को किस तरीके से आप सुखा सकते हैं, और उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है जापानी फल का। तो जापानी फल को अगर आप जैसे पील करके सुखा सकते हैं तो वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। बाकी रहा खुमानी, वो तो हमारे एरिया में होता ही है। और अभी मैं एक इंटरप्ट करती हूँ, जो जापानी फल है जो सुखाते हैं वो कौन सा, वो फूयू वाला कि मतलब दूसरा वाला कौन सा, जो एक तो पेड़ पे ही आप पक जाता है वो, या फिर दूसरा कौन सा वाला सूखता है? फुयू, उन्होंने शायद से फुयू लगाया था, लेकिन मेरे तजुर्बे में मैंने जो किया हुआ है, जो हम जो उतार के जो पकाते हैं, जो गोल टमाटर टाइप वाले जो हैं, हाँ वो जी, हाँ जी। उसको मैंने पील करके सुखाया था, और ट्रायल के तौर पे मतलब कुछ 40-50 पीसेस मैंने काट पील करके सुखाए थे, और वो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। जैसे घर में बड़ों को काफी पसंद आया वो, तो ये चीज एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि अगर हम जापानी फल को भी सुखा के मार्केट में उतार सकें। उसके लिए हमें मार्केट वो करना पड़ेगा कि मतलब हाँ, किस तरह मार्केट से। एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मार्केट अगर एक्सप्लोर हो जाता है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी रहा हमारा जो खुमानी है, हाँ,
जैसे हम अपनी जैसे बगीचे के बाउंड्री बाउंड्री पे जैसे जैसे अखरोट हो गया है, खुमानी हो गया हुआ है, और ये जो प्लम में जैसे ब्लैक एम्बर आ रहा है, ब्लैक एम्बर काफी सुना है हमने भी। फिलहाल अभी क्या बोलते हैं, सैंपल हमने देखा नहीं है किस तरीके के होते हैं। बाकी जो हमारे अपने जो लोकल हैं, जैसे काला लूचा होता है, वो भी सूखने के बाद काफी अच्छा होता है टेस्ट उसका। लेकिन यही है कि मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पिस्ता जैसे हमारे यहाँ पे शारबो में नहीं, बोक्टू हाँ में जी, हाँ लगा जी। है पिस्ता। तो पिस्ता शैबू में का भी है। शारबो में ध्यान नहीं है, बोक्टू में देखा था मैंने, तो वहां तो हाँ। काफी पौधे हैं पिस्ता के। तो हमारे बागवान भाई, मतलब इसको शायद बागवान भाइयों ने लगाया नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब पिस्ता का प्रोडक्शन वो है या ज्यादा, मतलब फल देने में ज्यादा टाइम लेता है, कि किस तरह का वो हो सकता है? अ, जैसे जो हमारे को जो जानकारी दी थी वहां पे, उसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं शायद फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा है उसमें। जैसे जो होते हैं, जैसे ज्यादातर पिस्ते काने निकल रहे हैं, मतलब उनके अंदर दाने नहीं है करके। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी इसके बारे में शार्बो वाले अच्छे से बता पाएंगे कि पिस्ता का कितना स्कोप है, क्योंकि ये है कि है ये क्रॉप हमारे हमारे जैसे क्लाइमेट के लिए ही है। लेकिन क्यों वहां पे उनको क्रॉप फेलियर हो रही है, वो देखने वाली बात है। वैसे है अच्छा स्कोप है उसमें भी, लेकिन मेन है कि अगर वो उसमें से अगर हम हार्वेस्ट ले सकें तो। बाकी रहा अनार, अनार में भी जैसे मृदुला कंधारी है, वो भी अच्छा स्कोप दे सकता है। लेकिन वही है, मार्केट एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और दूसरे ये भी हैं, जैसे जनरली हम जैसे पौधे तो मंगवा लेते हैं, पर पौधे में वैसी वैरायटी होती नहीं है। जैसे हम पौधे तो इकट्ठा कर लेते हाँ, हैं, तो ये जब ये फल ये लग बहुत प्रॉब्लम रह रही है। लगता है, हाँ, मतलब इससे तो ये बहुत मतलब प्रॉब्लम रह किसानों रही है। का आधा उम्र तो इसी में निकल जाता है। हाँ, इसके लिए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप रिप्लांटेशन कर रहे हैं और आपने कोई पर्टिकुलर वैरायटी अगर आपने प्लांट करनी है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप जैसे रूट स्टॉक अगर ले रहे हैं, रूट स्टॉक लेके उनको प्लांट कर लीजिए। हाँ, या फिर अगर आप सीडलिंग ले रहे हैं, अनग्राफ्टेड रूट स्टॉक या सीडलिंग, वो लेके आप अपने हिसाब से अपने चॉइस से आप प्लांट कर लीजिए। फिर उसके साथ ही में जो आपको जो वेराइटीज चाहिए हैं, उनके कुछ कलमे जो हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे जो नर्सरीज जो ऑथेंटिक दे रही हैं, उनसे लाके ट्रायल पे आप जैसे कुछ एक मदर प्लांट्स बना के, हाँ, या कुछ एक वेराइटीज जिनको आपने टॉप ग्राफ्टिंग करनी है, उन पे लगा के देख लीजिए। तो उससे ये होगा कि आपको 1-2 साल के अंदर बेयरिंग दिख जाएगी कि भाई जो मैंने ग्राफ्ट लाया, जो ग्राफ्टिंग जो वुड लाया हूं मैं, वो उसी पर्टिकुलर वैरायटी का है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे पहले टाइम में हुआ होता था कि जैसे हम पौधे लेके आ रहे हैं रॉयल बोल के, अब रॉयल बोल के पौधे लाए हैं, वो निकल कोई रेड रहा है, कोई रिच रेड रहा है, कोई कुछ और ही निकल रहा है, कोई लोकल निकल रहा है। तो मतलब कोई क्रैब एप्पल निकल रहा है, मतलब हर टाइप के पौधे निकल रहे होते थे। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप बेशक अभी आपने प्लान किया है कि हाँ भी मैंने 100-50 पौधे लगाने हैं, तो आप वो उन पौधों को लगा दीजिए। लगाने के बाद उनके ऊपर ग्राफ्ट आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपके जो वुड जहां से भी ला रहे हैं ग्राफ्टिंग वुड, वो एक ऑथेंटिक सोर्स से है। अगर ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है, तो फिर आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरेगा। मंजीत सर नमस्कार जी, मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी सर जी। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, लाइट नहीं था हमारे यहाँ पर, लाइट की दिक्कत आ गई और मैंने अपना जो इमरजेंसी लाइट वो भी चार्ज नहीं किया था। बहुत बेहतरीन एपिसोड चला है और आप दोनों को दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आना भी था क्योंकि और कुछ बहुत कुछ समझना है। 2-3 यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आए सर, उसके बाद हम जड़ गलन के बारे में बेहतरीन तरकीब से जानना चाहते हैं, अगर आपका अनुभव है तो यहाँ पर 1-2 प्रतिक्रिया आई है, पहले उसको जानेंगे। अपर किन्नौर की कुछ शिकायतें आई है। अपर किन्नौर में माइट और पर लीफ प्रीमेच्योर फेल, लीफ फॉल। मतलब पत्तियों का और माइट का कुछ वो है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे सर? कमेंट पढ़ रहे होंगे आप।
अच्छा, जैसे माइट है, माइट तो ये जैसे सीजनल है, मतलब जैसे मौसम के ऊपर है। माइट का जो प्रकोप है वो तो होता ही है। इसका मेन जी मेन है कि जैसे आप टीएसओ का स्प्रे करते हैं, टीएसओ है, जी एचएमओ है, इसका आप स्प्रे जी करते हैं तो उससे माइट की प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बाकी जब इसमें एक मेडन है, मेडन काफी इफेक्टिव रहा है, तो माइट के लिए वो है। बाकी एक और क्या था दूसरा कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ये उसकी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो स्प्रे शेड्यूल है, तो उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जैसे अब प्रीमेच्योर लीफ फॉल तब होती है जैसे आपका लास्ट ईयर के जो पत्ते जो झड़े हुए हैं, उसमें जो फंगस है, उनके जो स्पोर्स होते हैं, जो उसके जो लेमन लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, उसके जो अंडे हैं, वो सर्दियों में पत्तों के नीचे रहते हैं, बरसातों में जैसे आजकल बरसातें हो रही हैं, तो ये जो स्पोर्स हैं ये हवा में उड़ के पौधों में इन्फेक्शन करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास आपके बगीचे में पहले भी अगर फंगल इन्फेक्शन का प्रकोप रहा है, तो ऐसे में आपको जो फंगीसाइड का जो शेड्यूल है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे जैसे किन्नौर का जो मैक्सिमम एरिया हेजलनट और दूसरे जो है ना चेस्टनट वॉलनट इनके लिए शायद सूटेबल है, तो क्या हाँ जी। हेजलनट वगैरह भी हमें देखना चाहिए? इनके लिए भी क्या लगता है? अ, देखने के लिए तो जितनी भी वैरायटीज जो कैश क्रॉप की हैं, वो देखी जा सकती हैं, बशर्ते कि उसका मार्केट अच्छा हो। अगर मार्केट अच्छा नहीं है, तो इन कैश क्रॉप्स को लगा के फिर उतना फायदा नहीं रहेगा जितना एप्पल के साथ है। बाकी ये है कि एक तरह से जैसे एक्सपीरियंस के लिए बेशक आप लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट देख के उसको फैलाने का काम जो है आप मार्केट देख के ही करना चाहिए। जैसे अभी हेजलनट है। एक बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नहीं नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हाँ, मैं एक क्वेश्चन पढ़ के बता रही थी। अखरोट का पौधा एप्पल के लिए हार्मफुल है और एनी अदर इफेक्ट एप्पल पे अखरोट का? हाँ, ये एक मेन प्रॉब्लम है अखरोट के साथ में। अखरोट का मेन प्रॉब्लम है कि अखरोट के नीचे आप और कोई पौधा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अखरोट के अंदर एक केमिकल होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। शायद जो अखरोट का जो क्या बोलते हैं, जो इसका नेम है, शायद वलिशियाना है शायद से। तो उसी नेम से एक इसका सिक्रीशन होता है, जो कि नीचे पनपने वाले पौधों को मतलब डैमेज करता है। तो अखरोट आप ज्यादातर ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आपको कुछ नहीं होने वाला है, मतलब जैसे आपका डबर वाला एरिया हो गया हुआ है, जैसे पथरीला एरिया है जहाँ पे आप सेब नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका कुछ और नहीं लग सकते, आप वहां पे आप अखरोट लगा सकते हैं। बाकी अखरोट जहाँ पे आपने सेब लगाना है, वहां पे अखरोट लगा के फायदा नहीं है, क्योंकि उससे पौधे को डैमेज करता है, खासकर एप्पल के। कुछ लोग पौधों में स्प्रे के साथ खट्टी लस्सी का उपयोग करते हैं, क्या ये सही है? आपने भी कभी किया है खट्टी लस्सी का उपयोग? फिलहाल मैंने तो किया तो नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर है कि जैसे कैंकर के लिए खट्टी लस्सी को डाइल्यूट करके उसका स्प्रे किया जाता है। तो फिलहाल मेरा इसमें कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर है कि हाँ, खट्टी लस्सी का जो है प्रयोग करके आप कैंकर का काफी हद तक निवारण कर सकते हैं। और साथ में एप्पल, कैश क्रॉप जैसे सारे ये फ्रूट्स वाले तो हैं ही हैं। फ्रूट्स के अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे क्रॉप हैं जिनसे मतलब अच्छा कैश हम मतलब अर्न कर सकते हैं? एप्पल के साथ-साथ तो अल्टरनेट कुछ हो सकता है?
हाँ, अल्टरनेट के तौर पे जैसे हमारे जो चुल्ली है, हाँ चुल्ली है, खुमानी है, या जो, क्योंकि जैसे आजकल बोल रहे हैं कि चुल्ली का जो तेल है वो भी काफी अच्छे, उसका काफी अच्छा रेट है, खासकर ऑर्गेनिक जो मार्का में जा रहे हैं, जो ऑर्गेनिक ब्रांड के अंदर जा रहे हैं। बाकी और जो है उसमें जीरा है, काला जीरा, हाँ, वो अ, क्या बोलते हैं, अम, जैसे आपकी गासनियों में आप जीरा उगा सकते हैं, जीरा भी एक अच्छा कैश क्रॉप है। बाकी अब फिलहाल लास्ट ईयर हमने सुना था कि कहीं हमारे जैसे फूड डिवीजन में हींग हींग भी ट्राई की जा रही है। बाकी इसका ज्यादा आइडिया है नहीं कि हींग सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। बाकी केसर भी एक अच्छा अल्टरनेट है। केसर अगस्त सितंबर के टाइम पे फ्लावरिंग होती है, तो उस टाइम पे वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। मतलब अल्टरनेटिव क्या, एड ऑन है एप्पल के साथ में। और एक अभी क्वेश्चन है सर, आप अपर किन्नौर के गार्डन को देखा होगा, क्या कमियां नजर आता है अकॉर्डिंग टू साइंस, पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। अ, बाकियों का तो मैंने इतना देखा नहीं, मैंने अपने बगीचे में जो देखा हुआ है, जो हमारे को जैसे लोगों से कंसल्ट करते हुए जो महसूस हो रहा है, उसमें यही है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है बगीचे कम और जंगल ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि हमारे बगीचों में जिस हिसाब से पेड़ों की हाइट है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होती है। हमारे जैसे जो डेड वुड है, जो जिसमें कि ओनली हम जैसे कि ओनली टहनियां ही उगाए जा रहे हैं, हम क्रॉप कम, और मतलब इस साल टहनी उगाई है, फिर उसको सर्दियों में प्रून करके, मतलब हम स्टेम ज्यादा उगा रहे हैं, मतलब कि लकड़ी ज्यादा उगा रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। हम जैसे अ, हमारे से कई बार जैसे प्रूनिंग में गलतियां हो जाती हैं, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। तो प्रूनिंग मेन एक एस्पेक्ट है बागवानी का, क्योंकि सही प्रूनिंग करेंगे तो बेयरिंग अच्छी होगी, क्रॉप लोड अच्छा बनेगा, और साइज कलर वगैरह जो है वो बहुत अच्छा बनता है। तो मेन प्रॉब्लम है कि प्रूनिंग जो है हमारी डिफेक्टिव रही है हमारी। मैं अपनी कह सकता हूँ, बाकी लोगों का मेरे को आइडिया नहीं है। पुर्निंग डिफेक्टिव तो रही है हमारी भी। तो हम भी मतलब हर साल एक तो हम भी जैसे जैसे हमें नया कंसेप्ट पता चलता है तो हम भी उस हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो इससे भी पेड़ काफी मतलब खराब हो जाते हैं, जिससे पूरा शेप बिगड़ जाता है। फिर कभी अ, अननेसेसरी कुछ ग्रो करते हैं, कुछ साल बाद काटते हैं, ये तो है नहीं ही अब, है। हाँ, नहीं मेन प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग ज्यादातर प्रूनिंग शेप बनाने के लिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। क्योंकि जैसे मेरे अपने घर की बात बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग प्रूनिंग ज्यादातर कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि इसकी शेप खराब हो रही है। तो मेन मेन काम होता है प्रूनिंग का कि हम जो फ्रूट का क्वालिटी है उसके लिए प्रूनिंग करते हैं, कि भाई जो बीमें हैं उनको रिप्लेस करना है, बीमों को रिन्यू करना है। जिनकी ग्रोथ कम हो गई है उनकी प्रूनिंग इस तरह से करें कि वो ग्रोथ ग्रोथ पे चली जाए, और जिनकी एक्सेसिव ग्रोथ है उनकी प्रूनिंग इस तरीके से की जाए कि वो उनकी जो एक्सेसिव ग्रोथ है वो घट जाए, और वो बीमों पे और बेरिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें। इसमें बागवान भाई भी सच्चे हैं, क्योंकि प्रूनिंग के लिए हम टोटली मतलब आउटसोर्सिंग पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पेड़ इतने हाँ जी। बड़े हैं कि बागवान खुद मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अब हाँ जी। आउटसोर्सिंग जब हायर करते हैं तो डिफरेंट तरह से कभी मतलब अलग अलग मेंटेलिटी वाले आते हैं। तो इस वजह से मुझे हाँ लगता जी। है कि बगीचे काफी मतलब बिगड़ जाते हैं। तो हाँ, जो ये भी एक युवा कारण है। बागवान है। हाँ जी, हाँ, बोलिए ये भी एक बोलिए। कारण है। नहीं, ये भी एक कारण है कि जैसे अगर आपके जो प्रूनर्स हैं, अगर वो बार बार अगर आप बदल रहे हैं, तो हर प्रूनर का अपना माइंड सेट होता है कि उसने इस तरीके से प्रूनिंग करनी है। और मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि हम लोग जब प्रूनिंग के लिए जाते तो अ, कम ही है हम लोग। ज्यादातर प्रूनर्स को बोलते हैं कि भाई ये बगीचा है और आप जाके इसकी प्रूनिंग कर दो, देखते नहीं है। और जब वो चले जाते हैं फिर देखते हैं, तो फिर कई बार
कईयों को गुस्सा आता है, कई लोग परेशान होते हैं कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने। इसीलिए जब प्रूनिंग करने का टाइम होता है, साथ साथ में जाना चाहिए, अपने आप को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और कोई कमी पेशी हो रही है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है टाइम पे, और कुछ उनको नया सिखाया जा सकता है, उनसे कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि वो लोग एक तरह से प्रोफेशनल होते हैं। अब वो ज्यादातर आपसे पूछते हैं कि आपने किस टाइप की प्रूनिंग करनी है, हमारी प्रूनिंग ऐसी है। आप एक आध पौधों में उनकी प्रूनिंग देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप अपने जो आपको जो डिमांड है कि किस टाइप की प्रूनिंग करानी है, आप वो कह सकते हैं। अब हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। कई कई बागवान जो है वो ओनली पेड़ों को शेप देने के उनका उनका वो रहता है कि फोकस रहता है कि पेड़ों की शेप खराब ना हो। वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि अगर आपने पेड़ों की ज्यादा ही शेप खराब कर दी तो फिर उसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। आने वाले टाइम में प्रूनर्स की दिक्कत हो सकती है किन्नौर में, खासकर क्योंकि हमारे गांव में, जैसे गांव-गांव में बहुत कम युवा हैं जो मतलब ऐसे प्रूनिंग करते हैं। मैक्सिमम जो नीचे से आते हैं, लोअर हिमाचल से, उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर मतलब अगर वो ना आए तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे? मतलब क्या किस तरह से हम अपने बगीचों को कैसे मैनेज करेंगे? कभी-कभी क्या ये फ़िक्र भी सताता होगा बागवानों को, तो किस तरह से हमें ये मतलब ये ये जो प्रॉब्लम है लेबर शॉर्टेज की, ये सबके लिए ही है। और इसका जो उपाय है वो यही है कि अगर हम जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशंस के ऊपर अगर शिफ्ट करते हैं, तो अब ये एकदम से भी नहीं हो सकता है। इसको एकदम से करेंगे भी तो काफी लॉस होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप फेज वाइज की, जैसे आपने इस बार अपनी क्षमता के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 5% बगीचे को आप हाई डेंसिटी पे इस साल ले गए, फिर अगले बार 10% को ले गए, ऐसे करते हुए किया जा सकता है। बाकी एकदम से हाई डेंसिटी पे करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हाई डेंसिटी का मेन जो फायदा वो ये है कि उसमें आप प्रूनिंग आराम से हो जाती है, क्योंकि उसमें पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे जो हमारे जो ट्रेडिशनल पौधे हैं वो काफी ऊंचे हैं, और हर कोई उस पर चढ़ भी नहीं सकता है, और कई बार हादसे भी होते हैं। कई बार लोग गिर के बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। तो अब आने वाला टाइम ज्यादातर इन रूट स्टॉक्स का ही है, जो सेमी विग्रस में है, जो जैसे 111 है, 793 रिप्लांटेशन के लिए जो रूट स्टॉक्स हैं। जैसे रूट स्टॉक लगाने के लिए जैसे लो हाइट है वो तो ठीक है, जैसे हाइट जहाँ ज़्यादा है, क्या वहाँ पे रूट स्टॉक सक्सेस हो सकता है? 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे हाइट पे रूट स्टॉक? रूट स्टॉक के हाइट से मुझे नहीं लगता कि कोई कोरिलेशन है। आप अगर हाइट पे ज्यादा जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम रहेगी कि बर्फ ज्यादा पड़ेगी तो पौधों को मरोड़ सकता है, तोड़ सकता है। तो उसके लिए फिर आपको ट्रेलिसिंग ये जो खंबे लगा के सपोर्ट देना वो पड़ेगा। तो हाइट पे भी कामयाब है, लेकिन फिर उसके ऊपर आपको वो देखना पड़ेगा कि जो वेराइटीज है वो कौन सी रख रहे हैं आप। जो आपके जो एप्पल वेराइटीज हैं, बेशक आप रूट स्टॉक हाइट पे भी लगा दें। आ रही है आपकी आवाज़, आप बोलिए सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही बोल रहा था कि हाइट पे रूट स्टॉक लगाया जा सकता है, लेकिन वहां पे मेन प्रॉब्लम रहती है बर्फ की। और बर्फ की वजह से ज्यादातर जैसे जो हाइट पे है बर्फ अमूमन 5 फीट प्लस पड़ती है। एवरेज 5 फुट तो पड़ते ही पड़ता है। तो ऐसे में पौधे को डैमेज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए उनको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए है। इस बार जैसे बर्फ जल्दी पड़ने की वजह से पत्ते पेड़ों पे चिपके थे, तो
कुछ कुछ बागवान भाई तो शायद नजर आए कि वो पत्ते गिरा रहे थे, तो कुछ छोटे पौधे जिनसे पत्ते नहीं गिरे हैं वो पेड़ सूख भी गए हैं। फ्रॉस्ट हुआ है, शायद फ्रॉस्ट से सूख गए हैं। हाँ हाँ, ये जैसे फ्रॉस्ट से सूखने का मेन रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई पौधे बहुत लेट तक ग्रोथ ग्रोथ फेज में रहते हैं, जैसे उनकी जो नई टहनियां हैं वो अच्छे से हार्ड नहीं हो गई होती हैं। जैसे नरम टहनियां हैं तो वो नरम टहनियों में जैसे ज्यादा ठंड की वजह से वो जम जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर सूख जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर उसमें ग्रोथ रह रही है ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर लेट तक अगर उसमें ग्रोथ आ रही है तो ये टहनियों का सूखने का लगता है कि वो होना ही होना है उसमें। खुमानी, जैसे हमारे यहाँ पे आसपास जब खुमानी पकते हैं तो बारिश काफी होती है, तो उसको सुखाने के लिए मतलब क्या कोई ऐसे सोलर कोई सोलर वो है, ड्राई मशीन है, या फिर मतलब ट्रेडिशनल मेथड से ही उसको ड्राई करते हैं? जैसे यहाँ से हाँ ऊपर जो अपर किन्नौर में जहाँ अच्छी आती है वहां तो मौसम ठीक रहता है, तो वो सन ड्राई से भी अच्छा मतलब सूख जाता है और साफ रहता है। तो यहाँ कभी कभी देखा हमने कि खुमानी के सीजन में बहुत बारिश होती है तो वो सूख नहीं पाता है, तो ऐसे टाइम में आप कैसे उसको सुखाते हैं? हम भी ज्यादातर सोलर ड्राइंग करते हैं, लेकिन एक वो सोलर ड्रायर्स आते हैं और वो भी काफी हद तक कारगर हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि इतने बड़े सोलर ड्रायर्स मैंने भी नहीं देखे हैं। जैसे थोड़े बहुत क्वांटिटी के लिए जो सोलर ड्रायर्स हैं वो तो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी के लिए तो फिर वो उसका भी आइडिया नहीं है इतना। ज्यादा क्वांटिटी के लिए जैसे सोलर ड्रायर मैंने देखा नहीं है, लेकिन छोटी क्वांटिटी के लिए तो होता है। ये तो हमारी बागवान से संबंधित बातें थी। कुछ थोड़ा सा हम मेडिसिनल प्लांट पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले आपको शायद ध्यान हो या नहीं पता नहीं, हम जब छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे वाइल्ड छोटे छोटे फ्रूट्स होते थे जो बहुत ही मतलब बहुत ही न्यूट्रिशियस तो है ही हैं, उनमें बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज भी हैं। जैसे एक तो रल, जो आजकल आपने शायद सुना होगा या नहीं, छोटे छोटे बेरीज होते हैं, रल रल बोलते हैं उसको किन्नौरी में। वो मुझे आइडिया शायद, नहीं है, बेशक देखा होगा, मैं शायद नाम से नहीं पहचान रहा हूँ। हाँ हाँ, गोजी गोजी बेरी है शायद उसको ना, गोजी बेरी। अगर हम हाँ। पहले यहाँ पे भी बहुत होते थे तो अब नहीं है। क्या रीजन रहा होगा? पेस्टिसाइड या क्लाइमेट चेंज, क्या रीजन रहा होगा, या लोगों ने काट दिया, वो मुझे पता नहीं है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले उसको स्टडी किया, तो वो अमेजन में ऑनलाइन शॉपिंग में उसको हम खरीद भी सकते हैं गोजी बेरी के नाम से। तो उससे क्रीम भी बन रहा है। तो मुझे शायद सभी बागवान, किन्नौर के सभी बागवानों को थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि एप्पल के साथ साथ हमारे पुराने जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी हम डिस्टर्ब ना करें। जैसे जो रल हम्म। है, रल भी बहुत न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशियस भी है और उससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। मार्केट में एंटी रिंकल क्रीम भी है उससे, जो 3000 4000 इस रेंज में बिकती है। तो वो रल से ही बन रहा है, उसको सुखा भी सकते हैं, और ड्राई सीड्स तो आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं। और एक दूसरा है जो स्ट्रॉबेरी की तरह वाइल्ड, जो कांटेदार उसमें लगता है, वो तो शायद उसको आपने भी अपने, हाँ जी, उसको रास्पबेरी बोलते हैं हाँ ज्यादातर। जी, ये एक टाइप का कटीला टाइप का वो है, पौधा होता है। और हाँ जी, हाँ जी, इसका जो नेचर है वो एनुअल है, कि जैसे इस साल जो ग्रोथ आई है उसमें फसल अगले साल लगेगी, और फसल लगने के बाद वो पूरा नीचे तक जड़ तक सूख जाता है, और जड़ के पास से फिर नया एक ब्रांच आता है। तो ये भी एक जैसे आप किचन गार्डन के लिए एक अच्छा एडिशन हो सकता है। जैसे जितनी भी बेरीज हैं, जितने भी जो हमारे जो
ट्रेडिशनल जो बेरीज होती थी, हम लोग जो बचपन में खाते थे, शायद नाम अब हम काफी हद तक भूल भी गए हैं उनके। तो इन चीजों को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज हो उसको बिल्कुल जड़ से कभी नहीं खत्म करना चाहिए, कभी ना कभी इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे जो लोकल सेब होते हैं वो भी एज ए पॉलिनेटर बहुत अच्छे काम आते थे। हमने भी वही गलती की कि इससे हमारे को कैश मिल नहीं रहा है, तो इसको क्या करने को रखना है, इसको फिर ग्राफ्ट कर दो। तो हमने वैरायटीज खत्म कर दी हैं। तो इसलिए वैरायटीज जितनी भी हैं वो बेशक रख के रखिए, हाँ, लेकिन खत्म मत कीजिए। और एक भी प्लांट है जिसकी पत्तियां खट्टी होती है, कांटेदार, बारबेरीज, बारबेरीज का ही कोई स्पीशीज है, जिसमें सीड्स भी लगते हैं। इसका आइडिया नहीं मुझे। बाकी एक ब्लूबेरीज मैंने नोट किया हुआ है। ब्लूबेरीज जो होती हैं आपने देखा होगा, ज्यादातर काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो उससे मिलता जुलता मैंने कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे हमारे गांव में कई बार अरे परे हम लोग जब जाते हैं तो उसके उससे मिलता जुलता एक पौधा है। अब ये पता नहीं है कि वो वाकई में ब्लूबेरी है कि क्या है। अब अनजान अननोन चीज है तो फिर थोड़ा घबराहट भी होती है, लेकिन उसका जो जो फ्रूट है वो बिल्कुल ब्लूबेरी जैसा है। हमारे संचालक महोदय जुड़ गए हैं, तो आप थोड़ा मंच अब आपको सौंपती हूँ। आप पूछिए प्रश्न मैडम हमारे जी, युवा बहुत बहुत भागवान। धन्यवाद। वैसे हमारा 1 घंटे का एपिसोड है तकरीबन, आपने बहुत बेहतरीन आपने यहाँ सवाल किए। एक सवाल मैं भी पूछता हूँ सर, जड़ गलन का बहुत सारा ज़्यादा समस्या रहता है। मैं भावानगर में रहता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हर 1-2 साल में बड़े पेड़ जो फलदार होते हैं, हर 1-2 साल में जड़ गलन की समस्या से सूखते जा रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? जहाँ तक जड़गलन का सवाल है, वो ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जी, उसके लिए जैसे म, पौधों की जड़ों को खोल के माइकोराइजा वगैरह, जो एक मित्र, एक टाइप का मित्र फंगस होती है, जो कि पौधों के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देती है, जिससे पौधों की जो जड़ें हैं वो ज्यादा, जैसे जैसे आपने कहा बावानगर एरिया है, तो वहां पे शायद बारिश ज्यादा होती है। तो ज्यादा जी, बारिश होने की वजह से जड़ें सड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे माइकोराइजा वगैरह जो है, ये एक टाइप के मित्र फंगस होते हैं। जैसे मित्र कीट होते हैं, वैसे ही मित्र फंगस होते हैं। ये इनका काम होता है कि अ, पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है जी, उसको बरकरार रखना, और ज्यादा नमी हो, ज्यादा सूखा हो, उसमें पौधे का बचाव करता है ये। जी। महोदय जी, जैसे आपने एमएससी में एनवायरनमेंट में एमएससी किया है, तो एनवायरनमेंट हमारा कितना चेंज हो चुका है आप बताएंगे? जो अब पहले हम बिल्कुल लो हाइट में भी जो है ये हमारा जो सेब उगता था, जिसको हम रॉयल कहते हैं, अब वो बिल्कुल ही बहुत टॉप में चला गया, बहुत हाइट में चला गया। तो थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा जरूर बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ और इसकी वजह क्या है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपने आप भी। अ, रहा वजह का सवाल, वजह तो ये है कि जो प्रदूषण जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से काफी जो क्या बोलते हैं, एप्पल का जो बेल्ट था वो काफी शिफ्ट हो गया हुआ है। जैसे जी, कई एरियाज है जहाँ पे काफी बर्फ पड़ती थी, वहां पे बर्फ कम हो गई है। जैसे मैं अपने रिबा की बात बताऊं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां पे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि मतलब दाखो लाइन में भी करीबन 3-3 4-4 फुट बर्फ पड़ती थी ऑन एवरेज। और जब से मैं आया हूँ मैंने 2 फुट से ज्यादा बर्फ एवरेज में देखी नहीं है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, और इसका तो समाधान हमारी तरफ से छोटे छोटे प्रयास ही हो सकते हैं कि हम बेवजह पेड़ों का कटान ना करें। जैसे जंगल में हम देयार वगैरह जो लकड़ियां हैं उनका कटान ना करें बेवजह, और जितना हो सके बंजर जमीनों पे जंगल उगाने की कोशिश करें। और जंगल भी ऐसा ना उगाएं कि टोटल का टोटली देयार का जंगल उगा रहे हो। मिक्स जंगल होने चाहिए। उससे ये रहता है कि
जंगल हेल्दी होता है उससे, और उससे जंगल बनाए रखने से आपके जो वाटर का जो सोर्स है, जैसे चश्मे वगैरह हैं, वो भी बरकरार रहते हैं। अगर कई एरियाज ऐसे हैं जैसे जहाँ पे जंगल नहीं है, तो बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने के बाद जैसे ही मौसम खुलता है वो सारी बर्फ पिघल जाती है। अगर जंगल रहेंगे तो जंगल में जैसे पॉश बोलते हैं, पत्तियां जो गिर रही होती हैं, वो जमीन के ऊपर एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से जब वो बर्फ पिघलती है तो मिट्टी को अपने साथ बहा के नहीं ले जाती है। तो उससे फायदा ये रहता है कि मिट्टी का कटान रुकता है, मिट्टी का कटान रुकेगा तो नदियों में गाद कम जाएगी, नदियों में गाद कम जाएगी तो नदियां जो है वो काफी हद तक साफ रहती हैं, और उससे साथ साथ में जमीन जो है, जैसे जमीन के अंदर का जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है। उससे चश्मे आपके काफी रीजन क्या होता है, उनका पुनरुत्थान हो जाता है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे सामने एक उदाहरण दिया था नैनीताल का। आप अगर नैनीताल गए होंगे तो नैनीताल के साइड साइड में कई जगह पे आपने गड्ढे बने देखे होंगे अंग्रेजों के टाइम के। उन गड्ढों जी में पत्थर भरे हुए होते थे। तो उसमें ये होता था कि जब भी बर्फ पिघलती थी तो वो सीधा बह के नैनीताल में नहीं जाके उन जो पिट्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें जाती थी, जिससे जमीन के अंदर का वाटर रिचार्ज होता था और नैनीताल जो है वो हमेशा भरा रहता था। यही तरीका, इसी को हम लोग जैसे अपना सकते हैं। जैसे जिन एरियाज में पानी की कमी है वहां पे भी गड्ढे बना के उनमें जैसे पत्थर भरते हुए जगह जगह पे, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। बेशक हम लोग पहाड़ी एरिया में हैं तो पहाड़ी एरिया में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का ऑप्शन ये एक अच्छा हो सकता है। बाकी रही वैरायटीज के, जैसे रॉयल का जो आप बता रहे हैं, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जो कलर के लिए जो है आपका गर्मी और जो ठंड का जो होता है वो काफी रंग रंग फॉर्मेशन में भी इफेक्ट करता है। जितना आपका टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा उतना अच्छा रंग बनता है। अगर मान लीजिए कि आपके जैसे गर्मी ज्यादा है और ठंड इतनी पड़ी नहीं, तो वो एक कॉन्स्टेंटली गर्म रहता है, तो उसकी वजह से सिर में रंग भी नहीं आता है। अगर जैसे हमारे रिवा के, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी दिन के टाइम में काफी गर्मी होती है लेकिन शाम को काफी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से कलर अच्छा बनता है। पानी पानी हमारे पास क्या बोलते हैं, काफी है, तो इसकी जी वजह से भी न्यूट्रिशन काफी अच्छा रहता है। मैं जाते जाते एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से आप जुड़े हैं तो इन्वायरमेंट के बारे में हम जानेंगे। महोदय जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दशकों से हम अब जो है आधुनिक बागवानी की ओर जा रहे हैं। उससे पहले कुछ सालों तक जो है हमारा जो रॉयल था बिल्कुल ही समतल मैदान में भी था। लेकिन आप ये बताना चाहेंगे जो आधुनिक खेती है, जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में हम काम करें, इसका भविष्य कितना है? क्या ये भी रॉयल की तरह कुछ सालों तक के लिए या फिर आगे तक इसका भविष्य है? अल्ट्रा हाई डेंसिटी में उसका भविष्य काफी दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो जो हमारा जो ट्रेडिशनल है उसके मुकाबले में काफी अच्छा दिख रहा है, और उसको मैनेज करना भी काफी हद तक आसान है। जैसे बड़े पेड़ होते, जो ट्रेडिशनल पेड़ होते थे, वो इतने बड़े होते थे कि हर कोई उस पे चढ़ के उसमें से हार्वेस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता था। लेकिन जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी वाले हैं पौधे, उन पे आप एक छोटा परिवार भी दिन में हार्वेस्ट कर सकता है, प्रूनिंग कर सकता है, स्प्रे करने में जो आपका जो वेस्टेज होता था स्प्रे का बड़े पेड़ों में, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा लगता है। सर, ये बताएंगे कि जलवायु के अनुसार से आप आने वाले भविष्य में क्या इनमें बीमारियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है? हाँ, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जैसे हमारे यहाँ पे गर्मियां बढ़ रही हैं, तो कीटों का और ये जो बीमारियां हैं इनका प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि ये ज्यादातर गर्म और नमी वाले माहौल में अच्छे से पनपते हैं। जैसे जो फंगल है वो ज्यादा गर्मी और नमी में हो गया, तो जिसकी वजह से
प्रीमेच्योर लीफ फॉल वगैरह जो होते हैं, जो पत्ते झड़ने का प्रॉब्लम है, फिर उसके ये प्रॉब्लम रहेगी। तो उसका यही है कि हम जो बागवानी का जो स्प्रे शेड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो करें, और देखा देखी में ना करें स्प्रे, अपने कंडीशन देखे कि वाकई में आपके अगर प्रॉब्लम है तब करें। ये नहीं कि पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी करूं, वो नहीं होना चाहिए। लास्ट अंतिम सवाल आपसे जाते जाते, क्या हमारे को जबरदस्ती दवाइयों को डालना जरूरी है? मार्केट में दुनिया भर का व्यापार होने लगा है कि ये स्प्रे करो, ये स्प्रे करो, ये स्प्रे करो, तो यह कंपलसरी रहता है क्या कि इतना स्प्रे करना? नहीं, कंपलसरी तो कुछ नहीं है इनमें। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके जैसे सॉइल टेस्टिंग कराइए आप, अगर आप जी सॉइल टेस्टिंग कराने के आपको दिख रहा है कि आपके सॉइल में कोई कमी पेशी है, जैसे आपको खाद, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस या पोटैश की कमी है, उस हिसाब से आप खाद लगा सकते हैं। अब मार्केट में अवेलेबल है करके अगर आप लगाएंगे तो आप फायदे से ज्यादा नुकसान करेंगे आप अपनी जमीन का, क्योंकि उससे आप अपनी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है उसको खत्म कर रहे हैं आप। जो आपके जो जमीन के अंदर जो मित्र, जो आपके जैसे माइक्रो, जो फंगस और बैक्टीरिया, जो मित्र फंगस और बैक्टीरिया हैं, आप उनको खत्म कर रहे हैं। यही जो है मित्र फंगस और बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक वाले बोलते हैं कि इनकी वजह से पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है। तो जी, ये धन्यवाद सर, देखना धन्यवाद जी, आज इलीगल। आपने समय निकाला। मैडम जी, आपका कोई अंतिम सवाल है कोई? मेरा अंतिम सवाल है, भविष्य में क्या किन्नौर के लोग मिलकर जंगल को बचाने के बारे में कोई कदम उठाएंगे तो अच्छा था। तो आप इसके लिए किसी तरह से लोगों को कुछ किसी तरह से मनाओ कि हर गांव में ऐसे समूह बने कि जंगल बचाने के लिए कुछ करें। जंगलों को तो बहुत काट रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में चेन सॉ आ गया है, सबके पास चेन सॉ है। पेड़ कटने में टाइम नहीं लगता है, पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है। जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, और अभी तक किन्नौर में कोई भी मैंने सुना नहीं है, कोई भी ऐसा गांव है जिन्होंने पेड़ मतलब पौधे लगाए हैं जंगलों में, या पेड़ बचाने के लिए कुछ कदम उठाया है। तो किस तरह से हम अपने जंगलों को बचाएं, क्योंकि देवदार के जो जंगल हैं इन्हें बनने में सालों लग जाते हैं। तो अगर इस तरह से ही जंगल कटते रहे तो ये सॉइल इरोजन, मतलब एक दिन सॉइल इरोजन इतना ज्यादा होगा कि लैंड स्लाइड का बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मतलब इस बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने जंगलों को बचाएं। नहीं, बात तो सही है। बिना जंगल, जब तक जंगल है तब तक हम हैं। जब जंगल नहीं होंगे तो जो हमारी जो हाइट की मिट्टी है वो उसमें कटाव होगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगी। आपने देखा होगा जैसे हमारे रिवा में तकरीबन हर बार फ्लड आता ही है। वो भी इसीलिए आता है क्योंकि जिस एरिया से फ्लड आता है वहां पे जंगल नहीं है। वहां पे मतलब वहां की जो वेजिटेशन है वो पानी को जज्ब नहीं कर पा रही है। अगर जैसे सोशल फॉरेस्ट्री होती है उसके थ्रू काफी हद तक फॉरेस्ट को दोबारा से उसका पुनरुत्थान किया जा सकता है। जो जंगल कट गए हुए हैं, जहाँ पे जंगल नहीं है वहां पे दोबारा जंगल बनाए जा सकते हैं। उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफी हद तक अपने अपने तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें गांव वालों को, जो हमारे जो ग्रामीण हैं, जो हमारे जो प्रदेशवासी हैं, उन लोगों को डिपार्टमेंट का सहयोग करना चाहिए। और जब तक जंगल है तब तक हम हैं। जब जंगल नहीं रहेंगे तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में ही है। और जी जंगलों में धन्यवाद बहुत बार, महोदय। जी मैडम बोलिए जंगलों बोलिए। में बहुत बार आग भी देखा जाता है। तो मतलब हमारी कोशिश यही होगी आने वाले टाइम में कि किस तरह से हम एक ऐसे फोर्स बनाएं या ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करें कि मतलब जो जंगल को बचाने के लिए कुछ काम करें मतलब। तो यही एक वो है निवेदन है सभी एमसीएन के जितने भी दर्शक हैं, अगर सुन रहे हैं तो पेड़ बचाने में सहयोग करें। जंगल हैं तो हम हैं, जंगल नहीं है तो हम नहीं हैं। तो धन्यवाद जी आज का एपिसोड के लिए बहुत आपका। खूब। धन्यवाद। जी सर, जाते जाते आप एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए और एमसीएन पेज के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से? फिलहाल तो यही कहना चाहूंगा कि
कबीराम भगत जी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे काफी एक्सपीरियंस अपना शेयर करने दिया। अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कमियां जी हम हाँ। में रहती हैं, हाँ, हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ आप हमसे सीख सकते हैं। एक दूसरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारा जी नॉलेज है, अगर वो हम हमारे तक ही सीमित रहे तो उस नॉलेज का जी कोई फायदा नहीं है। तो अपना नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। आपके इस इनिशिएटिव के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपना नॉलेज में शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद महोदय। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर बुलाते रहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। और मैडम जी, आपने आज जो है इस एपिसोड को चलाए रखा। एमसिन पेज की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके बदौलत ये हरियाली और खुशहाली एपिसोड जो है बेहतरीन चल रहा है। हम आगे भी आपसे सहयोग लेते रहेंगे, और आदरणीय आपसे भी किसी प्रकार की मदद होगा तो हम जरूर आपसे जो है बीच में एपिसोड में आपको लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार सर, शुभ रात्रि जी। मैडम जी, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि, रात्रि नमस्कार जी। सर, शुभ रात्रि सभी को। हाँ जी, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े थे हमारे रिब्बा गांव से कुशल और सुप्रसिद्ध बागवान हमारे मंजीत नेगी जी, जिन्होंने बेहतरीन तरतीब से जो है आधुनिक खेती के साथ साथ जो हमारे काफ़ी चीज़ों के बारे में इन्होंने हमारे मैडम जी के साथ वार्तालाप और जो है बागवानी पर साझा जो है आज के मंच में इन्होंने प्रतिक्रिया करी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एपिसोड हरियाली और खुशहाली एपिसोड जो है स्पेशल बागवानी और कृषि से संबंधित, और हम चाह रहे हैं कि इसमें पशु से संबंधित भी जो है इस एपिसोड को हम चलाए रखेंगे। तो अगर कोई इस एपिसोड में जुड़कर अपनी जो अनुभव को बताना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है, तो ज़रूर हमारे इस पेज के साथ जुड़े। तो मिलते हैं हम अगले जो हमारा एक एपिसोड है शनिवार वीरवार का एपिसोड, गांव शहर राजनीति। तो इस बार हम कुछ ऐसे खास अतिथि से मिलेंगे जो बैंक से जुड़े और बैंक की जो परेशानियां है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो, जैसे पे एनपीए पी आदि समस्या क्या होती है, और लोन आदि समस्या क्या होती है, केसीसी आदि से हमें अगर ब्याज से संबंधित कोई चीज़ों को जानना है, तो जरूर हमारे एक जो है वीरवार के एपिसोड में जुड़िए। तो चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं। तो नमस्कार। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आप लोगों के सहयोग से ही ये जो एपिसोड बेहतरीन चल रहा है। तो जितने भी हम के दर्शक हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ, आप जुड़िए और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी और हिस्सा बनाएं। ये पेज पूरे किन्नौर का है, पूरे हिमाचल का है। कोशिश रहेगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इसमें हम लोगों को लेकर आए और आपसे आपके समक्ष चीज़ों को रखें, आपकी समस्याओं के बारे में जानें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।